नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी को एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी, बीएसएससी, सीजीएल मेंस के अभ्यास श्रृंखला का दूसरा हिस्सा। अब तक हम लोग बीएसएससी, सीजीएल मेंस का पहला हिस्सा कर चुके हैं, जिसमें लगभग 30 प्रश्न दिए गए थे। अब इस सेगमेंट में आगे के जो 30 प्रश्न हैं उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ आज एक विशेष सूचना भी है आप सबों के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एपेक्स करियर मेकर जल्द ही आप सभी के लिए बीएसएससी या बीपीएसएससी या बीपीएससी या बिहार में जितनी भी परीक्षाएं अभी हाल फिलहाल में आयोजित होने वाली हैं, उनकी समग्र तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम बन चुकी है और आपको एक मौका दे रही है, एक अवसर दे रही है कि आप हमारे साथ जुड़ें। आप पहले से कहीं तैयारी कर चुके हैं तो भी रिवीजन के लिए जुड़ें। यदि आप एकदम से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ें। वैसे विद्यार्थी जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, अभी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने बीएसएससी के सीजीएल इंटरमीडिएट लेवल या फिर 10वीं स्तर पर जो परिचारी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सेपरेट, सबके लिए अलग अलग बैचेज की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, जो कि शिवपुरी में है, शिवपुरी सब्जी मंडी के पास है। तो यह एक सूचना थी, आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। शुरू करते हैं आज प्रश्न अभ्यास की श्रृंखला। पहला प्रश्न पूछा गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन मैं जैसा कि आपसे ये कहता आया हूं कि हमें सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं बनाना है, बल्कि यह डिकोड करने की कोशिश करनी है कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। बहरहाल इस प्रश्न का उत्तर श्यामची आई है, जो कि मराठी भाषा की फिल्म थी। आपके लिए एक यहां पर हिंट्स, प्रश्न की भाषा पर ध्यान देंगे तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म, अगर यहां पर सवाल थोड़ा परिवर्तित रहता और पूछता पहली हिंदी फिल्म, उत्तर परिवर्तित हो जाता। आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं कि श्यामची आई पहली मराठी फिल्म थी और 1953 में इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। और 1954 में अगले वर्ष ही मिर्जा गालिब, जो कि हिंदी फिल्म थी, मिर्जा गालिब के लिए हिंदी फिल्म थी, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में जो फिल्में बनती हैं उनमें से किसी एक को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हमारे लिए हिंट्स क्या है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार है फिल्मों का, वहां से प्रश्न पूछते हैं। जैसे 2025 में ये 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इसके जो परिणाम हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। साधारणतः जो अब तक देखा गया है, क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, पटकथा, म्यूजिक, डायरेक्टर, एक्टर, ये सब पूछा जाता है। साथ ही साथ ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, चाहे फिल्म के लिए, पटकथा के लिए, म्यूजिक के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए, तो उस पुरस्कार में क्या शामिल होता है, पुरस्कार में क्या शामिल होते हैं का तात्पर्य है पुरस्कार राशि पूछा जा सकता है, कोई चिन्ह दिया जाता हो तो वह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। साथ ही साथ ये पुरस्कार का आयोजन एक फिक्स्ड वेन्यू गोवा में होता है, तो ये भी कितनी दफा पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न से जो हिंट्स मिला है
वो आपको और ये हिंट्स देगा कि हमें इस प्रश्न से क्या क्या तैयारी करके जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो यह परीक्षा जो है वो 2013 में आयोजित की गई थी। सीजीएल मेंस की जो परीक्षा थी वो 2013 में आयोजित की गई थी, और उस समय तक, यानी कि उस समय तक जो चुनाव हुए थे उसके लिहाज से रामविलास पासवान, जो कि हाजीपुर सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और जनता पार्टी की दौर में, यानी कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद हाजीपुर में वो 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और दोनों बार, पहली बार जीते तकरीबन 4.5 लाख वोट से, फिर 5 लाख वोट से। लेकिन वर्तमान में यह रिकॉर्ड बदल गया है। वर्तमान में जो 2014 में इलेक्शन हुए, फिर 2019 में इलेक्शन हुए, फिर 23 में जो इलेक्शन हुए, 24 में जो इलेक्शन हुए, उससे रिकॉर्ड बदले हैं। तो थोड़ा इसे अपडेट करके जाना है। अब आज के डेट में ये प्रश्न नहीं है, लेकिन एक हिंट्स है। हिंट्स क्या है? हिंट्स यह है कि बिहार से कोई भी व्यक्ति, बिहार से कोई भी व्यक्ति यदि कुछ किया है तो वह आपके लिए समाचार है, आपके लिए वह प्रश्न हो सकता है। चाहे उसका संबंध राजनीति से हो, खेल से हो, साहित्य से हो, फिल्म से हो, उद्योग जगत से हो, वह कोई भी हो, बिहार का है, आपके लिए न्यूज है। साल भर का न्यूज ध्यान में रखना है। हाल फिलहाल भी कुछ ऐसा हुआ है तो ध्यान में रखना है, मतलब साल 2 साल पहले तक भी पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी। इस प्रश्न का उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान का। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान पर 3-4 प्रश्न बनता है। देख लेते हैं उस प्रश्न का सोर्स क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला सोर्स तो नाम ही है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या नाम है, तो सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार का नाम जो है सीमांत गांधी, ये पहला। बादशाह खान या बाचा खान। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा, ये कहां के थे? तो अब तो विभाजन के बाद ये पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ गया, ये भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से थे, है ना। ये गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। तो दूसरा सवाल ये हो गया कि ये कहां से थे। तीसरा, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, 1929 में। तो तीसरा और चौथा सवाल इन पर बनता है कि खुदाई खिदमतगार किसने बनाया और कब बनाया। ठीक है, इनकी सेना थी जो लाल कुर्ती, यानी कि जो एक ड्रेस कोड इन्होंने बना रखा था, लाल कुर्ती। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। प्रथम विदेशी थे। दूसरे विदेशी के रूप में साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को, जो वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दूसरे व्यक्ति थे। नेल्सन मंडेला दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न सम्मान मिला है। मैं जहां तक ठीक ठाक याद कर पा रहा हूं, अब तक 2 ही विदेशी को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। इनमें खान अब्दुल गफ्फार खान को विदेशी, अब पॉलिटिकल रूप से कहा जा सकता है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि भारतीय थी। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, और इनका हम लोगों ने सम्मान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो प्रश्न का उत्तर तो है नाइक, जो एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, उसका वाक्यांश है जस्ट डू इट। यहां पर एक हिंट्स ये है आपका, इस प्रश्न का एक हिंट्स ये है कि हम आखिर इस तरीके के प्रश्नों का हल कैसे ढूंढें। तो कुछ करना नहीं है, आप अपने आसपास जो भी कोई चीजें हो रही होती हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, किसी भी वस्तु का आप इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा जागरूक रूप से ध्यान दें। अपने से होकर हर किसी चीज को बस यूं ही गुजरने ना दें, बल्कि थोड़ा विद्यार्थी के नजरिए से उस पर ध्यान दें।
हमारे आसपास बहुत से ब्रांड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ ना कुछ टैगलाइन होते हैं जिसमें वो अपने मोटो को बताते हैं, लक्ष्य को बताते हैं, अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं। अभी हो सकता है बैंकिंग सर्विसेज है या फिर कोई भी, राइट। जैसे ये नाइक का चिन्ह है, जस्ट डू इट, जो ये प्रश्न में पूछा गया है, राइट। उसी तरीके से एप्पल, थिंक डिफरेंट। एडिडास, ये भी स्पोर्ट्स वियर कंपनी है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। टोयोटा, जो फोर व्हीलर की वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी मानी जाती है, लेट्स गो प्लेस। उसी तरीके से डंकिन का, अमेरिकाज रन्स ऑन डंकिंग। KFC का ब्रांड है, इट्स फिंगर लिकिंग। फेडेक्स, जो कुरियर कंपनी है, व्हेन इट एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज टू बी देयर ओवरनाइट। वॉलमार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल का चेन है, या कहा जा सकता है कि यहाँ पर सुई से लेकर नाव तक बनाने के, वायुयान बनाने तक के साधन मिलते हैं। जैसे कि भारत में रिलायंस का स्मार्ट बाजार या कुछ इस तरीके का है। मैकडोनल्ड्स, सैम लव इन इट। BMW, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। तो अपने आसपास के जो ब्रांड्स हैं ना, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए और उनके एक जागरूक होने की बात बताता हूँ। जैसे एक मैं और उदाहरण देता हूँ। एक अमूल, बहुत लीडिंग ब्रांड है। तो अमूल लगभग हर सप्ताह या 15 दिन पर एक कार्टून जारी करता है। जो अभी हाल फिलहाल घटनाक्रम हुआ है उस पर वो कार्टून रहता है, काफी मजेदार होता है ना। आप यदि 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कार्टून इस्तेमाल किए गए हैं जो RK लक्ष्मण के द्वारा बनाए गए हैं, और उस कार्टून का जो सेंटर कैरेक्टर है, कॉमन मैन, उसे शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके ऊपर हमें जागरूक रहना है। सवाल यहां से भी बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, NSAID, दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। अब ये क्या है कि हम और आप कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है? कभी कोई ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए दर्द निवारक हो, इन्फ्लेमेटरी को लेकर है ना। तो यह जो है नॉन स्टेरॉयडिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसे कहा जाता है, राइट। तो आई जो है वो इन्फ्लेमेटरी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल है, यानी विकल्प सी इसका उत्तर हो जाए। अगला है ओमेगा 3, इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है। आप अक्सर कोई मल्टीविटामिन अगर लेंगे तो मल्टीविटामिन में ये रहता है ओमेगा एसिड। ओमेगा ओमेगा 3 को फैटी एसिड कहा जाता है। फैटी एसिड जो दो स्वरूप में पाया जाता है, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा? फैटी एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां दो सूर्योदय होता है? देखिए, यह प्रश्न जो है ना, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड मान सकते हैं। ये घटनाक्रम हुई थी 2011 में। नासा ने एक एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी खोजा जो गैसियस बनावट का था, जहां से दो सूर्योदय के होने का आभास पता चलता है, जिसका नाम केपलर 16b है। अब जैसे देखिए, आपके सिलेबस में विज्ञान से जुड़ा हुआ एक खंड दिया हुआ है, साथ ही साथ हाल फिलहाल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो नवीनतम खोजे हैं उस पर भी सेगमेंट है। तो जब आप करंट अफेयर्स करेंगे प्रतियोगिता दर्पण, तो उसमें एक सेगमेंट विज्ञान प्रौद्योगिकी रहता है, तो आपको उसको करके जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ में होंगी। इस प्रश्न का उत्तर डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 में, अब देखें ये स्पष्ट डेट दे दिया है तो आपको इसे मान लेना चाहिए कि ये करंट अफेयर्स का ही सवाल है। उस दौरान मैं अभी बताऊंगा इसका उत्तर क्या होगा। वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन नाम दिया? तो 2014 में आम चुनाव होने वाले थे और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, LK आडवाणी को आजमा चुकी थी। LK आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं, इनके द्वारा शुरुआत किया गया था, राइट। लेकिन हार मिल गई। तो बीजेपी एक नए नाम पर विचार कर रही थी, वो थे नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी
के ऊपर गुजरात दंगे को लेकर एक अस्वीकार्यता जैसी थी कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत जैसे विशाल विविधता भरे देश के लिए खूब सूटेबल नहीं है। तो इसी को लेकर उन्होंने एक अनशन जैसा कहा जा सकता है, सद्भावना मिशन शुरुआत किया था, जो 32 दिनों तक अलग अलग जगहों पर इनका उपवास था गुजरात में, राइट। और जिससे ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ये सबके हैं। और बाद में इन्होंने जब 2014 के चुनाव में सफलता पाई भी थी तो एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? चलते हैं इस उत्तर की खोज में। 2006 में भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत रत्न और कहा जा सकता है वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो 2006 में एक राष्ट्रपति के रूप में ये बिहार आते हैं और बिहार आकर उन्होंने संयुक्त सत्र का अधिवेशन लिया था, संयुक्त सत्र लिया था, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्य जो हैं, एमएलए और एमएलसी, दोनों को इन्होंने संबोधित किया था। और वहीं पर बिहार कैसे अपनी लीगेसी को रीस्टोर करे, इसको लेकर एक प्रस्ताव रखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जागृत किया जाए, फिर से बनाया जाए। और संसद में विशेष प्रस्ताव से इसे पारित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसे बनाया गया। और 2010 में ऐसा हुआ था। 2011 में क्या किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसका पहला कुलपति नियुक्त किया गया था और डॉक्टर अमर्त्य सेन को चांसलर बनाया गया था। बाद में गोपीनाथ हैं, महिला थी, उन्हें इसे बनाया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये उसी समय के प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? हालांकि यह प्रश्न जो है वो उस समय के लिहाज से है। थोड़ी कहानी मैं बता दूं कि 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी राहुल द्रविड़ के कप्तानी में और अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। राहुल द्रविड़ कप्तानी से स्टेप आउट कर चुके थे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने थे। 2007 में T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी भारतीय टीम। और 2011 का जो वर्ल्ड कप था ओडीआई का, वो भारत में होना था। ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में होना था और उसमें राहुल द्रविड़ का चयन हुआ नहीं था। इन्हें लगने लगा था कि आने वाले समय में मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने संन्यास ले लिया था। इस प्रश्न के लिहाज से उत्तर तो राहुल द्रविड़ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीता और जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी क्या किया था? संन्यास ले लिया था वर्ल्ड कप से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएसए में 2011 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? ये काफी चर्चा का विषय था उस समय, थोड़ा विवादित भी था। आईएमएफ के चेयरमैन थे, इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था और इन्हें बंदी बनाया गया था। और इनकी ही जगह पर आईएमएफ को क्रिस्टीना लेगार्ड ने संभाला था और क्रिस्टीना लेगार्ड बहुत दिनों तक आईएमएफ की चेयरमैन बनी रही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना था? यूरोपीय देश, पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी यूरोपीय देश ने ऐसा नहीं किया था। तो ये तो सवाल डेनमार्क का था। आपको मैं बताऊं कि समूचे विश्व में डेवलपमेंट का राग अलापने वाला पश्चिमी देश यूरोप और अमेरिका अभी भी महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ पद देने में हिचकता रहा है। हालांकि बाद में इंग्लैंड में भी और जर्मनी में भी, जो दोनों यूरोप के बहुत बड़े देश हैं, वहां पर महिला प्रतिनिधित्व देखने को मिला था। जर्मनी की तरफ से एंजेला मार्केल, तो इंग्लैंड में भी आप मार्गारेट थैचर, मैं सही नाम अगर रिकॉल कर पाता हूँ तो हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका अपनी पहली महिला राष्ट्र प्रमुख से वंचित है। हाँ, यह जरूर है कि हिलेरी क्लिंटन उपराष्ट्रपति पद तक जरूर पहुंची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है,
तो बैंक अपने कंज्यूमर्स को, अपने ग्राहक को एक सुविधा देती है कि उनके जो लोन अमाउंट है वो एक तय राशि मंथली में करके उन्हें वापस करेंगे, जिसका ये ईएमआई का जो विस्तारित स्वरूप है वह इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो बी ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप स्कूल के दिनों में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता पढ़े भी होंगे, जिसके प्रसिद्ध लाइन थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। राइट। तो झांसी की रानी 1857 की क्रांति की नायिका। आगे चलते हैं। भारत के श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है या श्वेत क्रांति कहा जाता है, जो दूध के उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए एक समय में प्रति व्यक्ति दूध कंजम्पशन में, मिल्क कंजम्पशन में भारत पिछड़ा देश था। ये तकरीबन 1998 तक की बात थी। उसके बाद से धीरे धीरे हम प्रति व्यक्ति कंजम्पशन में सिर्फ ठीक ही नहीं हुए, बल्कि आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक देशों में हमारी नाम आगे हैं। और इस प्रयास से ही गुजरात का एक जगह है आनंद, जहां से यह प्रयास हुआ था और अमूल ब्रांड बना था। राइट। तो ऑपरेशन फ्लड, इसको लेकर वर्गीज कुरियन को हम हमेशा धन्यवाद देते हैं और इन्हें नागरिक सम्मान भी दिया गया था, और ये नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, जो दूसरा नागरिक पुरस्कार है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि श्वेत क्रांति से ये जुड़े नाम है एक हरित क्रांति से जुड़ा हुआ नाम प्रश्न के रूप में आ चुका है। मैं क्यों यहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि चर्चा है। हरित क्रांति से जुड़ा नाम एमएस स्वामीनाथन का है। एमएस स्वामीनाथन जो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, इनको 2024 में भारत रत्न सम्मान दिया गया है। भारत रत्न के बाद ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है? तो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था और अमेरिकी तकनीक के सामने ये आइडेंटिफाइड होने में देर नहीं लगी। पाकिस्तान की सरजमी पर अमेरिका के 12 सदस्यीय टीम तैयार की गई, 2 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए और उस पूरी टीम को एक नाम दिया गया सील नेवी। और उसने वहां पर जाकर ओसामा बिन लादेन को मारा ही नहीं, बल्कि समुद्र में दफना कर ये लौटे। तो सील नेवी। ठीक है, आगे लौटते हैं। किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया था? द लास्ट सपर एक क्रांतिकारी चित्र माना जाता है। इटली में जब पुनर्जागरण हो रहा, कोई 15वीं शताब्दी में, तो वहां पर पुनर्जागरण का मतलब था कि चर्च की जो सर्वश्रेष्ठता है वो अब चुनौती से परे नहीं थी। लोग चुनौती दे रहे थे और आम आदमी चर्च पर सवाल उठा सकता था, वैज्ञानिक सोच को प्रमोट किया जा सकता था। और वैसे में लियोनार्डो दा विंसी ने एक तस्वीर बनाई थी द लास्ट सपर, जो काफी प्रसिद्ध पॉपुलर हुई थी। आगे चलते हैं। ये चित्र है द लास्ट सपर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था? आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस, या कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने 3 प्रमुख आंदोलन किए थे और उसमें से एक असहयोग आंदोलन था। गांधी जो भारत में 1915 से लेकर 1948 तक, 9 जनवरी 1915 को वो भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, 1893 में गए थे। उन्होंने भारत में 3 बड़े आंदोलन किए थे। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए
पहला जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था और 22 की फरवरी में समाप्त हो गया था। इसके पहले 1919 का घटनाक्रम आपको याद ही होगा, रॉलेट एक्ट और फिर जालियांवाला बाग मस्करे, उसके प्रत्युत्तर में ही शुरू हुआ था। फिर दांडी मार्च और फिर उसके उसके जवाब में शुरू हुआ था, उसके साथ ही शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा 1930 में शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके साथ, इसके अलावा चंपारण 1917 या अहमदाबाद 1918, खेड़ा या फिर बारदोली, ये सभी आंदोलन तो महात्मा गांधी ने किए ही थे। लेकिन ये तीन प्रमुख जरूर ध्यान में रखने चाहिए। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। संभवतः ये सीजीएल मेंस के शायद पहले सवाल में ही मैंने बताया था कि बिहार की परीक्षा में आप जा रहे हैं तो बिहार के कुछ प्रमुख जगहों को जरूर जानें। उसी तरीके से बिहार में कुछ हिस्टोरिकल है, बिहार में कुछ प्रमुख है, उस चीज को जानकर जाएं। तो बिहार में अशोक स्तंभ जो कि लौरिया अरिराज, लौरिया अरिराज, लौरिया अरिराज नंदनगढ़ भी बोलते हैं, लौरिया अरिराज नंदनगढ़ यहाँ पर है ना। और फिर दूसरा वैशाली यहाँ पर, ठीक है। स्तूप को लेकर पूछे तो केसरिया, महाबोधि टेम्पल तो पता ही है, बोध गया, राजगीर, ये सब किन किन वजहों से प्रसिद्ध है ये आपको जान के जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो प्रश्न का उत्तर तो मैं बता दूं कि 2004 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इससे विशेष जानकारी और एक मेरा गेस भी है कि हो सकता है कि पूछ भी दे पंचायती राज, सिलेबस में तो बहुत स्पष्ट रूप से दिया ही हुआ है। और इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि बिहार के ही एक मंत्री हैं जो वर्तमान में इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनका नाम है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी, है ना। तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ भी दे कि पंचायती राज मंत्रालय कौन देख रहा है, तो लल्लन सिंह जी हैं, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय से मैं आपको बता दूं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत और नगर निगम की बात कही गई थी। 74वें से नगर निगम, 73 से ग्राम पंचायत, ठीक है। और फिर उसके बाद से ये 1993 की बात है और उसके बाद से 2004 में इसे एक विशेष मंत्रालय, मई 2004 में एक विशेष मंत्रालय के रूप में इसे स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या फिर आप समान अध्ययन के भी विद्यार्थी हैं और इतिहास तो पढ़ना ही है, तो आपने सुना होगा संथाल शब्द। कहाँ? संथाल विद्रोह पढ़ते समय। कहाँ सुना होगा? संथाल शब्द सुना होगा, संथाल विद्रोह पढ़ते समय। और ये संथाल विद्रोह जो है वो इस 1855-56 में हुआ था और ये 1855-56 में संथाल परगना, संथाल परगना एक जगह है जो वर्तमान के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और झारखंड को कवर करता है। तो प्रश्न में तो ये तीनों विकल्प एक तरफ दिए ही हुए हैं, असम ही है जो इस जनजाति का स्थान नहीं है। तो ये संथाली भाषा है, ठीक है, संथाली भाषा भी है, जनजाति का भी नाम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट यहां है। आपको एक सवाल मैंने बताया था जो शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि भारत में जो समुद्र से सटे हुए 9 राज्य, गुजरात और सबसे अंतिम में अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। तो गुजरात से अगर पश्चिम बंगाल में तो जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो विशालतम समुद्र तट है वो गुजरात का है। विशालतम समुद्र तट जो है वो गुजरात का है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पर क्या है? तमिलनाडु,
जो प्रश्न पूछा गया था उसमें गुजरात विकल्प दिया ही नहीं था, तो तमिलनाडु उत्तर होगा। तमिलनाडु का शहर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का शहर चेन्नई, और चेन्नई में पार्टिकुलर मरीना बीच, ठीक है, जो यहाँ यहाँ का जो बीच है वो 12 किलोमीटर लंबा है, तो संभवतः विश्व में एक स्थान रखता है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्र है और इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके का आपको इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के उत्तर स्थित राज्य है। तो मैप में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपके सामने मैप लेकर आ जाता हूँ। ये रहा मैप। मैप की कुछ बेसिक बात यह होती है कि किसी भी मानचित्र का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ये नॉर्दर्न साइड है, इसके अपोजिट साउदर्न साइड है, राइट साइड ईस्टर्न साइड है और लेफ्ट साइड वेस्टर्न साइड होता है। ये आपको पता है। सवाल पूछा झारखंड को लेकर, तो झारखंड राज्य ऐसा है, ये झारखंड है ना, ये झारखंड का हिस्सा है। तो झारखंड का नॉर्थ क्या है, बिहार है। झारखंड का साउथ क्या है, तो उड़ीसा है। झारखंड का ईस्ट क्या है, तो वेस्ट बंगाल है। ईस्ट क्या है, तो वेस्ट बंगाल है। और झारखंड का जो वेस्ट साइड है वो दो राज्यों से, यूपी, ये जो वेस्ट साइड है वो यूपी यूपी और दूसरा जो है छत्तीसगढ़, ये दोनों ही टच करता है। अब आपको मैं एक यहाँ हिंट्स दे दूं कि भारत की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी, बिहार के पड़ोसी राज्य, इनको ध्यान में जरूर कर रखे जाना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? पतन जहां पे समुद्री जहाज रुकते हैं, ये आवागमन के लिए यातायात के साधन के रूप में भी है, और साथ ही साथ हमारा जो पतन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है, करेक्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, इसीलिए ये तो जरूरी ही है जानना, राइट। तो इसके हिसाब से तो विशाखापत्तनम है। मैं एक बार मैप वर्क से आपको मैं बता दूं कि ये क्या सवाल पूछा गया। ये जो पतन है जिनकी संख्या 12 है, अब 13 भी है, तो ये करके जाना है आपको विशाखापत्तनम उड़ीसा। आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि यहाँ से प्रश्न और क्या पूछ सकता है। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ये जितने भी पतन हैं उनके नंबर्स, संख्या कितनी है, जो महत्वपूर्ण है, नंबर्स, नेम, ठीक है, लोकेशन, ये दो तीन चीज जो है आपको पढ़ के जाना है। नेम में बहुत सारे परिवर्तन है, जो 2014 के बाद सरकारें बदली हैं, तो बहुत जगहों पर नए रूप से नाम रखा गया है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, आपको याद करके जाना है। चलते हैं। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग है राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2, नेशनल हाईवे। आपको मैं बताऊं कि भारत में जो सड़कें बनाई जाती हैं, आप एनसीईआरटी क्लास 12 परिवहन एवं संचार में ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो जो नेशनल हाईवे की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरी भारत में सड़कों का जाल है, उसके ये कुछ 4 वर्ग हैं जो अलग अलग इंडिकेटर से बताए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ज्यादा मात्रा में, परसेंटेज में, वह है ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क जो सबसे ज्यादा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। दूसरा जो सड़क है, ब्लैक एंड व्हाइट से यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। तीसरा है ग्रीन एंड व्हाइट, जो तीसरा है ग्रीन एंड व्हाइट से, ये स्टेट हाईवेज होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। और जो पीला और सफेद से रहता है, जो नेशनल हाईवे कहलाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। राज्य मार्ग मंत्रालय है, वर्तमान में नितिन गडकरी जी इसके मंत्री हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसकी एक अथॉरिटी भी है जिसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक संगठन और है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, और ये खास करके फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। इन जानकारी को भी आपको जानना चाहिए था। आगे चलते हैं।
केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये जानकारी ऐसी है कि आपसे पूछा जा सकता है यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, ये हमें हिंट्स देता है। प्रश्न के लिहाज से उत्तर जम्मू एवं कश्मीर है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें होता है। तो भारत में जो कृषि पैटर्न है वो 3 भाग में बांटी गई है, रबी और खरीफ के बीच में जायद, रबी और खरीफ के बीच में जायद। तो रबी जाड़े में बुआई होती है, जब नमी की शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी मार्च में इसकी कटाई होती है। तो जो सवाल पूछा उसके हिसाब से कटाई की बात पूछा, तो कटाई मार्च में होती है, फरवरी मार्च में होती है। आपसे सवाल पूछेगा कौन कौन सा, तो पहला तो ये जानना है कि हमारे यहाँ फसल चक्र 3 है, रबी, खरीफ और जायद। जायद मतलब ज्यादा, है ना। रबी में जाड़े में उगने वाले फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, तंबाकू, सूरजमुखी, आलू, जो जाड़े में बोए जाते हैं और गर्मी की धमक के साथ काटे जाते हैं, ठीक है। और खरीफ जो है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक, जुलाई में रोपनी होता है और नवंबर तक काट लिए जाते हैं, जिसमें धान, मक्का, मूंगफली, बाजरा, जूट, कपास, अरहर, सोयाबीन, हल्दी, गन्ना, ज्वार होता है। और इन दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में जो 3 महीने का गैप रहता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें इसमें जायद फसल खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी साग सब्जियां जो हैं वो जायद फसल कहलाते हैं। आपको मैं बताऊं कि दक्षिण भारत का एग्रीकल्चरल पैटर्न और उत्तर भारत के एग्रीकल्चर पैटर्न में काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में जाएंगे तो चावल यानी कि धान का जो उत्पादन है वो लगभग तीनों समय में किया जाता है, जैसे केरला, वहां पर तीनों, इसीलिए वहां के भोजन में इडली सांभर जो कि चावल से मिलकर बनाया जाता है वहां के प्रसिद्ध भोजन में शामिल रहता है। ठीक है, चलते हैं। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? ये इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। मूलतः ये झारखंड नहीं पूछा, ये मूलतः भारत में ही पूछा। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूं। क्योंकि जो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और बड़े स्तर पर जो पहला इंडस्ट्री लगा था वो 1907 में जमशेदजी टाटा के प्रयास से लगाया गया था। जमशेदजी टाटा ने साक्षी नाम के एक जगह पर इसकी शुरुआत हुई थी, जो बाद में जाकर जमशेदपुर या टाटा नगर कहलाया। जो टाटा इंडस्ट्री जो टिस्को है ना, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो यहाँ पर शुरुआत लिया गया है जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो ये आपको सिर्फ भारत झारखंड का ही नहीं बल्कि ये भारत में भी प्रथम माना जा सकता है इतने बड़े स्तर पर उद्योग। चलते हैं। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके का हिस्सा है ये, स्टैटिक जीके का हिस्सा है। हमसे ये हिंट्स दे गया कि क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक जीके में नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है। ऐसे स्टैटिक जीके में सवाल क्या रहेगा आपको मैं बता दूं। जैसे नाभिकीय शक्ति केंद्र तो पूछ ही दिया। दूसरा, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ सकता है, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ सकता है। तीसरा, जो राज्यों की अलग अलग भाषा है, जैसे गोवा की कोंकणी भाषा है। चौथा, जो नृत्य हैं, भाषा के अलावा नृत्य, यह पूछा जा सकता है। पांचवा, आपको हर राज्य का अपना अपना कुछ विरासत है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह का पोजीशन है, मंदिर का पोजीशन है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो पूछा जा सकता है। तो ये कुछ स्टैटिक जीके का हिस्सा है। जब भी कोई ऐसा गाइड बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें एक विविध का सेक्शन रहता है, वहां पर ये सारी बातें दी हुई रहती हैं, उसे दोहराते रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, क्या कहलाता है? जैसे अगर ये हिंदी में लिखा रहता तो आप क्या कोई भी सिर्फ पढ़कर बता दिया जाता कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी ढोकर लाई जाए उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ यानी कि जल के द्वारा ढोकर लाई जाने वाली मिट्टी। अंग्रेजी में इसे एलुवियम सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये 60 प्रश्न थे जो हमारे सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। ये सीजीएल फर्स्ट था, जिसके प्रश्नों की व्याख्या मैंने 2 खंड में बनाकर दी आपके सामने। लेकिन जैसे जैसे सीजीएल आगे बढ़ता गया, सीजीएल 2, सीजीएल 3, इंटेंसिटी बढ़ती चली गई, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते चले गए। सीजीएल 1 में आपने देखा कि एक शिफ्ट में प्रीलिम्स हुआ, एक शिफ्ट में मेंस हुआ। जब आप सीजीएल 2 में जाएंगे तो 2 शिफ्ट में आपको सीजीएल दिखेगा, प्रीलिम्स के प्रश्न, और एक शिफ्ट में आपको मेंस। सीजीएल 3 में भी 2 शिफ्ट, लेकिन सीजीएल 4 ज्यादा हो सकता है क्योंकि एप्लीकेंट्स 10 लाख के आसपास है। तो प्रश्नों की प्रकृति बदलेगी।
लेकिन सिलेबस नहीं बदला है। सवाल कठिन हो सकता है, तैयारी इसीलिए और गंभीरता के साथ करना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इसी तरीके से हर प्रश्न को बनाऊंगा, बताऊंगा, उत्तर समझाऊंगा और डिकोड करूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। आपने अब तक जो वीडियो देखा उस पर कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।